का जो मेला है और कुंभ का जो भरने वाला हमारा स्नान है जो है वो परंपरागत है और अनादिकाल से है, तो उसकी ख्याति तो पूरे विश्व में है ही। पर चूंकि विक्रम की जो ख्याति जो थी उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया, अब शनि फिर वही स्थान पर पहुंचेंगे जिस स्थान पर जहाँ विक्रम को पहुंचना चाहिए। तो सम्राट विक्रमादित्य का जो वैभव है आज पूरे संसार में फैलना चाहिए कि उनकी राज करने की जो प्रणाली थी वो कैसी थी, जन कल्याणकारी थी, कितनी योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण किए उस समय जिस समय दुनिया ने कभी सीखा नहीं था। कई देश तो ऐसे हैं जो हो सकता है कि उस संस्कृति का अब ABCD भी पता नहीं, उनको अक्षर भी नहीं पता, ज्ञान भी नहीं था। तब हमारी जो भारतीय संस्कृति किस उस स्थान तक हो चुकी थी। तो हमें हमारे प्राचीन वैभव को पुनर्स्थापित करके दुनिया को बताना है। भारत विक्रम श्रृंखला के इस अंक में हम आपको परिचित करा रहे हैं ऐसे विशिष्ट अतिथि से जिनका सफल राजनीतिक सफर रहा है, साथ ही उज्जैन के एक प्रतिष्ठित मंदिर मंगलनाथ के गादीपति महंत भी हैं। हम स्वागत करते हैं आप सभी के बीच महंत श्री राजेंद्र भारती जी का। सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपसे मैं जानना चाहूंगी मंगलनाथ मंदिर के बारे में। चूंकि उज्जैन अवंतिका पौराणिक नगरी है जी, प्राचीन नगरी है और पौराणिक जो महत्व के अनुसार अवंतिका नगरी में अलग अलग देवस्थानों का महत्व है। उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना गया है जी। मंगलो भूमिपुत्र, मंगल भूमि का पुत्र है जी। तो पुराणों ने जो वर्णन किया है, नासा ने तो आज आगे सिद्ध किया है जी कि जिस प्रकार पृथ्वी के ही तरह मंगल को देखा जाता है, माना जाता है और है, तो ये प्रमाण तो नासा ने भी दिया है। और हमारे शास्त्र ने तो 5000 वर्ष पूर्व ही अपने वृत्तांत और वर्णन में मंगल का जो है महत्व और मंगल का स्वभाव और मंगल की भूमिका और मंगल के अस्तित्व को पहले ही प्रमाणित किया है। तो चूंकि मंगल ग्रह का जन्म स्थान होने के नाते, उस पीठ के देवस्थान के नाते जो हमारी परंपराएं चली आ रही है उसमें गादी परंपरा भी है, तो उसकी गादी परंपरा के आधार पर महंत के रूप में सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो गादी परंपरा है और महंत के रूप में आप वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, ये पारिवारिक परंपरा कब से चली आ रही है? ये वैसे तो करीब गुरु शिष्य परंपरा है जी। और 7वीं 8वीं पीढ़ी के लगभग अंतराल में अपने गुरु स्वयं ने अपने चेले का विवाह संपन्न कराया था ताकि उससे गृहस्थाश्रम प्रारंभ होकर के उस स्थान में स्थायी रूप पर चेला रहे। क्योंकि ये अक्सर हो जाता है कि जब चेले को स्थानधारी बनने के बाद में वो स्थान पर रहने की मानस नहीं रहता, क्योंकि साधु का स्वभाव है वो भ्रमण करेगा, वो भ्रमण पे जाएंगे, तीर्थ स्थल पे जाएंगे और अनेकों यात्रा करते, तो देवस्थान की जो परंपरा जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती रहती थी। तो उस व्यवस्था को सतत रूप से चले उस मान से फिर गृहस्थाश्रम की शुरुआत की गई। तो गुरु जी के स्वयं के रहते हुए अपने चेले का विवाह संपन्न किया। तो तब से 7वीं जो पीढ़ी हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी है वो गृहस्थाश्रम के आधार पर हम लोग सेवा करते हैं। सर, आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी दिशा में रहे या यही कार्य करे? देखिए, आध्यात्मिक चेतना और हमारी परंपराएं इतनी सुदृढ़ और इतनी व्यापक है कि अगर मनुष्य थोड़ा भी अगर मन लगावे तो पूरा जीवन उसको आनंद के साथ में जी सकता है। आज की स्थिति में भी और पहले भी हमने कभी साधन को कभी महत्व नहीं दिया है, साधना को महत्व दिया है। तो साधना मन से की जाती है, आदमी के आचरण से होती है और श्रद्धा भाव से होती है। तो श्रद्धा भाव और आचरण ये हमारी गुरु शिष्य परंपराएं और परिवार के संस्कारों पर अधीन है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जो जिनके पास रहेगी वो सतत रूप से इसका उपयोग करेंगे। अवंतिका नगरी को अवंतिकापुरी सप्तपुरियों में शामिल है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अनेकों नगरी का अपना बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो पुण्य स्थली के रूप में माना गया है। ये मोक्षदायिनी शिप्रा है कि अनंत जीवन की यात्राओं को मोक्ष अगर पाना है तो अंतिम बिंदु है किसी भी संसार के किसी भी जीव का, वो मोक्ष प्राप्ति की ओर है। तो
इतना व्यापक अगर हमारे पास में सनातन धर्म के आधार पे इसका वर्णन है तो क्षिप्रा मोक्ष प्रदान करती है। तो ये तीर्थ नगरी जो आज अवंतिका नगरी है, तो 84 महादेव, 9 नारायण, जी, सिद्ध स्थान नाथ संप्रदाय का, और भगवान स्वयं विराजमान है जो काल के देवता हैं, भगवान महाकाल। तो इतनी व्यापकता तो मतलब समझता हूँ संसार के किसी भी नगर में नहीं है। और अनादिकाल से देवी का महत्व है, देव का महत्व है, सनातन धर्म के अनेकों अनेकों प्रकल्पों का महत्व है। उन अनेकों प्रकल्पों से जुड़े हुए तीर्थ के प्रमुख तीर्थ स्थल का उद्गम स्थल भी उज्जैन ही रहा है। या भगवान कृष्ण ने शिक्षा अध्ययन किया तो उज्जैन आए, और भर्तरी ने अपनी तपस्या के आधार पर इस विधा के रूप में जो पूरी ख्याति और पूरा वैभव, आध्यात्मिक वैभव पूरे संसार को जो दिया योग के माध्यम से, उसका भी अगर मूल देखा जाए तो उज्जैन से प्रारंभ होता है। और काल और समय का देव महाकाल तो उज्जैन से प्रारंभ है। 84 महादेव है तो 84 9 नाथ, 84 सिद्ध, तो अनेकों इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो 84 महादेव यहाँ विद्यमान है, 9 नारायण यहाँ विद्यमान है, और सप्त सागर यहाँ है। ऐसा सप्त सागर का विधान अन्यत्र किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें हमारी आध्यात्मिक विधा और विधान के साथ में है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा स्थान संसार में कहीं विद्यमान हो जो अवंतिका के समकक्ष में कहीं दिखाई देता हो। आपने बताया जैसे, और हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन रहा है। गुरु शिष्य परंपरा जो पुरानी थी और आधुनिकता के इस युग में जो शिक्षा जिस तरह से दी जा रही है, आप दोनों प्रारूप में क्या अंतर समझते हैं और उचित आप किसे मानते हैं? देख, काल के साथ में तो दोनों का अपना अपना स्थान है, लेकिन हमारी परंपराओं में यह है कि चूंकि जिसमें स्थायित्व रहे, और स्थायित्व के साथ में देखिए, हम सोने के बर्तन से हम सज्जा और उसका आकर्षण पैदा कर सकते हैं जी। लेकिन आत्मसंतुष्टि हमारी अगर कहीं हमें प्राप्त होना है तो हम पत्तल में बैठ करके भी भोजन प्राप्त करेंगे तो संतुष्टि होगी जी। तो वैभव और संपन्नता और चमक ये हमारे जीवन का मूल आधार नहीं रहा है। तो इसलिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान अनेक अलग अलग विधाओं में बहुत अलग अलग विभाजित है। तो ऐसा नहीं कि पुरातन दृष्टिकोण से ज्ञान हमारा कुछ सीमित रहा है। जब नालंदा विश्वविद्यालय तो प्रमाण है इस बात का कि अनेकों अनेकों महीनों तक हमारे शास्त्र जलते रहे, उसकी आग भी नहीं बुझाई गई। और उसके बाद आक्रांताओं ने जिस तरीके से हमारे ज्ञान और बुद्धि और तमाम शास्त्रों को जिस तरीके से खंडित किया और जो नष्ट किया, तो ये तो इतिहास ही अपने आप में प्रमाणित करता है। लेकिन हमने जब भी संसार को जो दिया, प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, और अपनी जिज्ञासा के आधार पर मनुष्य के कल्याण का आधार ढूंढ करके उसके जीवन में रस जावे। भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी भी कलाओं के माध्यम से रस दिया है। युद्ध को टाला है, भगवान गीता में भी युद्ध को टाला है। युद्ध से कभी भी जो है भला होगा ऐसा कृष्ण ने कभी नहीं कहा, लेकिन युद्ध जब जिस दृष्टि से किया उसमें भी कल्याण के लिए भगवान कृष्ण ने किया। तो युद्ध और विनाशकारी जो चीजें हैं, भगवान शिव ने भी अनिष्ट को समाप्त किया। तो अनिष्टों को समाप्त करना मतलब ये कि हम उस परिदृश्य और दृश्य को कभी भी ना जीवन में अपनाएं जिससे हमारा विनाश का कारण बने। इसलिए हमारा सनातन धर्म और हमारा धर्म, हमारे शास्त्र प्रेम, स्नेह और त्याग, इन सब चीज़ों को प्रथम दृष्टि से प्राथमिकता देने के साथ ही मनुष्य के कल्याण जीवन के लिए कैसे उनका कल्याण करें उसकी प्राथमिकता के आधार पर ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया। अभी आधुनिक युग के आधार पर अर्थ कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थ की जो महत्ता बहुत ज़्यादा होगी, उसमें कितना रस है कितना नहीं है, जब हम आज की जीवन शैली में देख रहे हैं जी। और अनेकों ऐसे जो रिश्ते हो रहे हैं जहाँ लोग अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पिता को, अपनी माँ को उस अर्थ के कारण उन रिश्तों और उन प्रेम को तिलांजलि दे करके उनके साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, ये परिदृश्य हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। हम अनेक वृद्धाश्रम भी देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम लोग खोल रहे हैं जी। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या हम उसमें कुछ समाज में सुधार कर सकते हैं? देखिए, वृद्धाश्रम पुण्य का काम है
और पहले कभी भी अपने पिता को अपने घर से अन्यत्र स्थान पर जीवन का अंतिम काल कहीं भी जाकर के बिताए, वो एक बहुत बड़ा अपराध और पाप के रूप में देखा जाता था। लेकिन हमारे इसमें एक समय ये भी था कि संन्यास धारण करने के बाद वो संसार से विमुक्त होने की एक परंपरा भी रही है। पर वो विमुक्त होकर के अपने सारे कर्मों को, अपने जितने जीवन के काल के अपने जो दायित्व हैं उनको पूर्ण करने के बाद ही उस संन्यास धारण करते थे। तब तो संन्यास की उस परंपरा को, विधा को अपनाना एक स्वैच्छिक था। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार के प्रति प्रेम है, स्नेह है और परिवार के साथ में रहना चाहता है और वो संन्यास धारण नहीं करना चाहता है, लेकिन परिवार में रह करके भी संन्यास जैसे जीवन जीना चाहता है। लेकिन परिवार में उस पिता के प्रति अगर कोई स्नेह नहीं है, उनमें दूरी है, कटुता है, वैमनस्यता है और आदर भाव नहीं है, तो इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। खास करके हमारे सनातन धर्म के प्राथमिकता से वृद्धाश्रम जो खुल रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक प्रकार से एक वो दृश्य है जो हमारे समाज का तिलांजलि और एक अपराध और पाप बोध का एक प्रमाणित परिदृश्य दिखाई देता है कि जहाँ वृद्धाश्रम के माध्यम से हमारे संस्कार किस स्थिति में जाके पहुँच चुके हैं। मैं उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं मानता। जी, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम एक सनातन धर्म और हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनके हिसाब से हम भी नहीं चाहते कि वृद्धाश्रम में कोई भी वो ठीक उसी तरीके से जैसा चूंकि कोई बीमारी है तो उसका इलाज तो होना ही है। जो कोई देखने वाला ही नहीं है तो उस बीमारी की स्थिति में भाई आप क्या किया जाए, तो उस वृद्धाश्रम के आधार पे एक आश्रय देने का जो प्रयास किया था, वो समाज के जो लोग इस बात को जो लेकर के चलते हैं, हालांकि वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से जो है वो बिल्कुल ही श्रेष्ठ नहीं है, वो उचित नहीं है, हमारी परंपराओं के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, हमारे संस्कारों के आधार पर भी ठीक नहीं है। और जो गलत अवधारणाएं और परिवार में जो चीज़ें उत्पन्न हो रही है, वो सचेत होने का अवसर है कि इस समय हम लोगों को सचेत होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये जो गलत अवधारणा है, हमें अपनी शिक्षा में कुछ बदलाव लाना चाहिए? हमारे जो मूल्य हैं, सनातन धर्म है, जो संस्कार हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से यही बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सामान्यतः ये होता है कि हम जब तक संस्कार कहाँ से उत्पन्न होगा, संस्कार तो परिवार से और शिक्षा से ही होगा। तो प्रथम तो अगर आपके घर में अगर वो वातावरण और नहीं है, तो शिक्षा में अगर प्राप्त होगा तो आदमी वहाँ से ज्ञान प्राप्त होकर के अपने जीवन के मूल्यों को स्थापित करेगा। लेकिन जब शिक्षा में ही 1 और 1 2 2 और 2 4 मतलब ये क्रम अर्थ के आधार पर ही होगा, हम कैसे भी किसी भी तरीके से कैसे धन उपार्जन कर लें, यही मापदंड होगा, तो ये सब जो है बुराइयाँ उत्पन्न होगी। हमने देखा है कि ज़्यादा नहीं तो आज से 35-40 साल पहले का भी अगर अंदाज निकालें, तो जो एक व्यक्ति जो पांडित्य है, विद्वान है, पंडित है, प्रोफेसर है, रिटायर्ड मतलब शिक्षक है, तो उसको पूरा मोहल्ला, पूरे समाज के लोग सम्मान करते थे, ये शिक्षक है। आज शिक्षक हैं तो कोई मायने नहीं, और शिक्षक संपन्न है तो मायने हैं। तो उनके आदर्शों सिद्धांतों से नहीं, उनका बड़ा कॉलेज होगा तो सम्मान होगा, बड़ा किसी तरीके से स्कूल उन्होंने डेवलप कर लिया तो शिक्षक बड़ा हो गया, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर उसके मापदंड नहीं है। तो ये उसके भी मापदंड बदले हैं। शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके आधार पर भी मापदंड बदले हैं। तो उस बदले हुए मापदंड के बीच में जब अधिक मात्रा में हम उन लोगों को प्राथमिकता देंगे जो हमारे संस्कार और विचार और आचरण होगा, तो उसका एकमात्र आधार वही होगा कि शिक्षा के आधार पर हमको उनको गुणवान बनाया जाए, शिक्षा के आधार पर उनको जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन की स्थिति निर्मित होगी। उज्जैन का बदलता स्वरूप आपने बहुत अच्छे से देखा है, मतलब पुराना उज्जैन भी आपने देखा है, जो कि आपका बाल्यकाल यहीं से गुजरा है, और अभी का बदलता इतना बड़ा परिवर्तन आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत साधुवाद देना चाहूँगा यहाँ मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को कि निश्चित रूप से जैसे हमारा मतलब बालिका निकला, ऐसा उनका भी बालिका निकला जी। उन्होंने सब यहाँ उज्जैन नगरी की तमाम जितनी भी धार्मिक गतिविधियाँ हैं उनको सबको उन्होंने बहुत अच्छे नज़र से देखा है और यहीं से रसे बसे हुए हैं। तो वो जानते हैं कि उज्जैन की महिमा
किन आदर्शों पे आधार पे टिकी हुई है और किन आधार और किन चीज़ों को लेकर इस उज्जैन का वैभव को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। तो मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने विक्रम महोत्सव के माध्यम से उन सारी विधाओं को एक बड़े पैमाने पे, जितना बड़ा कहना चाहिए कैनवास सम्राट विक्रमादित्य जी का है, उसी कैनवास के माध्यम से हर विधा को, अगर मान लो कोई विधि के माध्यम से उच्च स्थान पे है तो यहाँ विक्रम महोत्सव के मंच पे ला करके उस विधि के माध्यम से उन, चाहे वो न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हो, उनको उस मंच पे ला करके विक्रम से जोड़ा और न्याय की जो परिभाषा है आम जनमानस को उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया। मंचीय कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी प्राचीन पुरातन संस्कृति को भी जिस तरीके से बड़े स्तर पे और बड़े पैमाने पे, बड़े मंच पे आज तो हम देखते हैं कि देश भर के नहीं दुनिया भर के बड़े से बड़ा कलाकार उज्जैन आने को ललायित है और 1 करोड़ रुपए का जो इनाम घोषित किया, इससे पूरे भारतवर्ष से हट करके भी अनेकों कलाकारों को आकर्षित करने का एक अवसर दिया और बड़ा मंच, बड़ी भूमिका और बड़ा वैभव विक्रम का जो स्थापित किया और जो जिस तरीके से काम करें इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर मोहन यादव जी को। अतिशीघ्र उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है। सिंहस्थ का आयोजन और विक्रमोत्सव का आयोजन, दोनों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? दोनों ही अलग अलग स्थान पे ख्याति प्राप्त स्थान है और चूंकि कुंभ का जो मेला है और कुंभ का जो भरने वाला हमारा स्नान है जो है वो परंपरागत है और अनादिकाल से है, तो उसकी ख्याति तो पूरे विश्व में है ही। पर चूंकि विक्रम की जो ख्याति जो थी उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया, अब शनि फिर वही स्थान पर पहुंचेंगे जिस स्थान पे जहां विक्रम को पहुंचना चाहिए। तो सम्राट विक्रमादित्य का जो वैभव है आज पूरे संसार में फैलना चाहिए कि उनकी राज करने की जो प्रणाली थी वो कैसी थी, जन कल्याणकारी थी, कितनी योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण किए उस समय जिस समय दुनिया ने कभी सीखा नहीं था। कई देश तो ऐसे हैं जो हो सकता है कि उस संस्कृति का अब ABCD भी पता नहीं, उनको अक्षर भी नहीं पता, ज्ञान भी नहीं था, तब हमारी जो भारतीय संस्कृति किस उस स्थान पर स्थापित हो चुकी थी। तो हमें हमारे प्राचीन वैभव को पुनर्स्थापित करके दुनिया को बताना है। जैसे अभी वैदिक घड़ी के माध्यम से पूरी दुनिया को चौंकाया हमने, और वो चौंकाया इसलिए कि चूंकि डॉक्टर मोहन यादव ने उसको स्थापित करके पूरी दुनिया को बताने का प्रयास किया कि वैदिक घड़ी जो रात और दिन 24 ही घंटों का जो समय निकालने वाली, एक एक पल का, सेकंड का निर्णय देने वाली, जो काल के आधार पे चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह निकालने वाली घड़ी, ऐसे घड़ी तो कहीं नहीं है। तो हमारी जो है पुनर्स्थापना, जो हमारा वैभव है, उसको इसी माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं, इसी माध्यम से हम पूरे भारत में, पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास होगा, जो संभवतः वो पूरे दुनिया में पहुंचेगा। अब चूंकि सिंहस्थ के आपने कहा कि दोनों का वैभव कैसे, तो चूंकि हर तीसरे वर्ष मतलब 4 हमारे यहाँ स्थानों पर कुंभ का जो मेला भरता है, हर मेले का आयोजन अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिस्थिति और मौसम के आधार पे है। क्योंकि उज्जैन में जब मेला भरेगा वो गर्मी के मौसम में भरता है, तो गर्मी के मौसम के आधार पे यहाँ पे तप तपस्याएं भी होती है, अखाड़े भी लगते हैं, तंबू भी लगते हैं और स्नान भी होते हैं और पूरे भारतवर्ष दुनिया भर के लोग आते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो लोग भी इसके महत्व को नहीं समझते थे, वो लोगों ने भी इसको समझने का जो मादा पैदा किया, और यही अवसर रहा कि पिछले जो अभी कुंभ का मेला भरा हमारे इलाहाबाद में, तो वहाँ दक्षिण भारत के लोग कभी भी उत्तर भारत क्षेत्र में ना के बराबर संख्या हुआ करती थी, लेकिन इस बार दक्षिण भारत के लोगों की भी बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में आए, दुनिया भर के लोग आए और साधन संपन्न लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, साहित्यकार आए। पहले ऐसा यदा कदा कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन इतनी जागृति आई है। तो निश्चित रूप से हमारा उज्जैन का भी जो कुंभ का मेला भरने वाला है, वो लगभग हो सकता है कि जो इलाहाबाद में जहाँ मेला भरा है उसके लगभग आसपास, जो भी अनुमान लगा रहे हैं
कि 30 से 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या के रूप में इस मेले की संपन्नता और वैभव बढ़ेगा। तो 40 करोड़ लोगों के लिए स्नान की व्यवस्था प्रबंधन करना हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो 27 किलोमीटर के बीच में घाट बना करके निर्मल जल से स्नान कराने का। पहले हम नर्मदा से जल ला करके और पूर्ति करके स्नान करने का प्रयास किया कि ताकि हमारा स्नान संपन्न हुए, लेकिन अब खान डक्ट परियोजना के तहत गंदा पानी जो हमारे छपरा में मिलता था उसको समाप्त कर रहे हैं, उसको वहाँ से डाइवर्ट करके और अंडरग्राउंड, ऊपर किसान खेती करेगा, अंडरग्राउंड निकाल करके उसको अन्यत्र स्थान पे और ट्रीटमेंट प्लांट करके पानी शुद्ध करके गंभीर में डालने का। वो सारा शुद्ध पानी और तालाबों के माध्यम से सेवराखेड़ी तालाब योजना के तहत शुद्ध पानी जो छपरा के आसपास जो प्रमाइसेस हमारी उज्जैन जो सप्तसागर जो कहा हमने आपसे निवेदन किया है, उन पूरे परकोटे के आधार पर वो पानी छपरा में आएगा और छपरा से प्रवाहमान होकर के सब लोग स्नान करेंगे। यह तैयारी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। तो सबसे प्रमुख क्या है कि स्नान, तो स्नान पूरे भारतवर्ष के लोग आएंगे तो उनको स्नान ठीक से कराना, और स्नान कहाँ करना, नदी छपरा में करना है, तो घाटों का निर्माण होना है। फिर आवश्यकता पड़ी हमारे ब्रिज की, ताकि उस पार से इस पार आने के लिए तो सारे ब्रिजों का निर्माण हो रहा है, और जितनी कनेक्टिविटी आप शहर के आसपास, और जो 2 लेन थे वो 4 लेन हो गए, 4 लेन थे वो 6 लेन हो गए। तो ये सारा आवागमन का साधन जो लोगों को आने जाने का मार्ग रहेगा, इसकी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव ने किया, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो बदलते स्वरूप के आधार पे कुंभ का जो स्वरूप है, सिंहस्थ का स्वरूप है, वो बहुत व्यापक रहेगा, और इस व्यापकता में जनता से भी अपील किया है कि वो भी अपने अपने स्थान पे लोगों को ठहराएं, स्नान कराएं, उनको सुविधाएं देवें। तो खास करके स्नान करने की, ठहरने की और शौचालय की, शौच की, ये सब चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। और होम स्टे के आधार पर भी लोगों को प्रेरित किया है। अभी पिछली मीटिंग भी हुआ था, उसमें भी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं, समाज की धर्मशालाएं हैं, उनको आप प्रेरित कीजिए, आने वाले तीर्थयात्री वहाँ ठहरें, उनको सुविधाएं कैसे प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ों को जो जानते हैं बारीकी से, एक एक बिंदुवार, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उस पर उनकी चिंता अभी से होकर के आने वाले कुंभ का हमारा जो मेला है, सिंहस्थ मेला हमारा, उसको कैसे अच्छे से अच्छे संपन्न कराएं, उसकी तैयारी की जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि ग्रीष्मकालीन में उज्जैन में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, और उसी दौरान हमारे सम्राट विक्रमादित्य पर जो ये विक्रमोत्सव आधारित है, उसका भी आयोजन रहेगा। उज्जैन एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन चुका है, विक्रमोत्सव के माध्यम से भी, सिंहस्थ के माध्यम से भी, और जो अभी जितने भी यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि उज्जैन, मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एक छोटा सा भी आयोजन होता है तो लोग आतुर होते हैं आने के लिए कि उज्जैन जाना है, बाबा महाकाल की नगरी जाना है। आपको क्या लगता है कि सिंहस्थ एक वैश्विक शांति का संदेश देता है पूरे विश्व में? देखिए, बहुत निश्चय आपने कहा, देखिए समशीतोष्ण जलवायु वाला एक ये जो मालवा जो है, जैसे मालव धरते गान गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, क्लाइमेट के आधार पे पूरे भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ मौसम के रूप में भी इसका आंकलन किया था। गर्मी के मौसम के होने के बावजूद भी यहाँ की शाम ठंडी हो जाती है, सुबह ठंडी रहती है, दिन का 11 से लगा के 4 बजे तक के बीच के समय गर्मी रहती है। अभी चूँकि सभी जगह पर्यावरण परिवर्तित हुआ है, तो पहले 17 इंच बारिश में ये मालवा की फसलें पक जाया करती थी। तो परिवर्तन के आधार पर जहाँ अन्य जगह मौसम ने बहुत बदलाव किया, तो यहाँ भी बदलाव हुआ। उसके बदलाव के बावजूद भी मैंने आपसे बताया कि शाम यहाँ बहुत ठंडी है, सुबह बहुत श्रेष्ठ है, कि ऐसा कहा भी जाता है कि सबे मालवा शाम अवध, मालवा की जो है शाम और सुबह अवध की। तो ऐसा भी अलग अलग जो है चर्चाओं में इसकी किंवदंतियाँ हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग यहाँ आएंगे, रहेंगे, जो लाखों की संख्या में रहेंगे, उनको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। गर्मी के मौसम के बावजूद भी उनको एक सुहाना मौसम मिलेगा, प्रकृति का आनंद उन्हें प्राप्त होगा। और जिससे आपके विक्रमोत्सव के जो कार्यक्रम होंगे वो होंगे निश्चित रूप से रात को। तो रात को होंगे तो उस खुशनुमा माहौल में, उस मौसम में अनेकों जो दर्शक हैं
वो उस मौसम का लाभ भी लेंगे और आपकी इस विधा से वो अवगत भी होंगे और इस कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में चेतना भी जागृत होगी। तो निश्चित रूप से विक्रमोत्सव का जो एक आप जिस तरीके से इस तैयारी के साथ में जो सिंहस्थ में कैसे हम बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करके जनमानस को उसका लाभ दें, तो उसमें आप सफल होंगे। ये मेरी शुभकामना आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलनाथ गादीपति महंत हैं आप। आपको क्या लगता है कि किस आयु वर्ग के लोग या युवाओं की तरफ ज्यादा झुकाव धार्मिक समरसता की ओर है? मैंने आपसे आग्रह किया अभी कि जो संस्कार परिवार से बच्चों को मिलते हैं और उसके बाद शिक्षा के आधार पे मतलब अगर आप अच्छी चीज़ों को और आकर्षित करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी जीवन शैली में परिवर्तित होता है। अभी इस वर्तमान समय में हर जगह जब रिश्तों में कटुता या रिश्तों में दूरी या अपेक्षाओं के अनुकूल उनकी जो अपेक्षाएं, आदमी अपनी अपेक्षाएं अपने स्तर पर मान लेता है, तो इन सब चीज़ों से जब उसे कहीं लगता है कि मुझे कहीं ठीक से ना रिश्तों में मिठास है, ना रिश्तों से भरोसा मिल पा रहा है और ना मेरी अपेक्षाएं पूरी हो रही, तो फिर वो उसमें एक तिलांजलि के भाव भी पैदा होते हैं। या फिर उसको फिर से आस्था होती कहीं ऐसी जगह पहुंचूं जहाँ मुझे कुछ अलग से मिले, या प्रकृति की ओर जाएगा या आध्यात्म की ओर जाएगा। तो प्रकृति ही शांति देती है, प्रकृति भी एक आध्यात्म का दूसरा स्वरूप है। और सामान्यतः आदमी अपने जीवन शैली में भी जब अगर सुबह गया, भगवान से प्रार्थना किया, दिन अच्छा निकला, तो जो एक पॉजिटिव एनर्जी अगर आदमी डेवलप करता है, अगर किसी के प्रति नाराज, एक सुबह से नाराजी भरे व्यवहार से और चरित्र से आदमी पहुंचेगा, तो जो सामान्य व्यक्ति भी उससे भी उसकी नाराजगी होगी, तो वो उससे फिर संबंध बिगड़ेगा, वहां से फिर तनाव लेगा, फिर दूसरे को तनाव लिया हुआ मस्तिष्क में जो ग्रंथि फंसी हुई है, फिर दूसरे पास पहुंचेगा तो उससे भी झगड़ा ही होगा उसका। तो ये क्रम उसका बढ़ेगा, उसकी क्षमताएं, कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जब बढ़ने वाली जो संस्कार है, बढ़ने वाली जो मानसिकता है, जो उसके विचार हैं, उसको समाप्त तो हमारा आध्यात्म करेगा ना। तो अभी इस वक्त भी युवाओं की बड़ी तादाद भजनों में, उत्सवों में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बड़े पैमाने में परिवर्तन हो रहा है। ये हमारे लिए सुखद अनुभव हो रहा है और सुखद आने वाले कल भारतवर्ष का एक हमको नक्शा दिखाई देने वाला है। आपके अनुसार यानी युवाओं का इस तरफ जागरूकता होना एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है हमारी ओर से भी। ये देखिए, इसमें एक आपकी भूमिका है। ऐसे कार्यक्रम जो हमारा जो भारतवर्ष का वैभव है, हमारी संस्कृति है कि जो सम्राट विक्रमादित्य ने पूरे विश्व को किन सिद्धांतों, किन मूल्यों के आधार पे हमारी जो ख्याति प्राप्त की, तो निश्चित रूप से वो आदर्श और वो मूल्य युवाओं को आकर्षित करेंगे। ऐसे ही चीज़ों के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में अनेकों क्षेत्रों में इसी प्रकार की विधाओं के माध्यम से हम युवाओं को आकर्षित करने का एक माध्यम, बड़ा माध्यम बन सकता है, जो होना चाहिए। आप मंगलनाथ गादीपति महंत हैं। आपका राजनीतिक सफर भी उज्जैन द्वारा देखा गया है और काफी सराहनीय है। उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा एक विधायक के रूप में यहाँ किए गए हैं। गादीपति महंत से राजनीति के सफर की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? देखिए, प्रारंभिक तौर में तो न तो राजनीति की दृष्टिकोण से हमारा कोई प्लान था, न ही हमारे कोई विचार थे, न हम राजनीति में जाने का हमारा कोई मानस था जी। क्योंकि हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं और न ही राजनीति से हमारा कोई सीधे कोई संबंध रहा हो। मैं जैसे माधव कॉलेज में हमने एडमिशन लिया, उसके पहले भी मैं स्पोर्ट्स में था, मेरा स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो स्पोर्ट्स में स्वाभाविक एक लंबा सर्कल बन जाता है। वो सर्कल जब जैसे पहुंचा हमारा, तो मैं भी हाई जंप, लॉन्ग जंप, एथलेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो हमारे ग्रुप ने कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है। हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनके नहीं, हम समय नहीं, हमको मंदिर पहुंचना जाना ये सब काम लगे रहते और घर से परमिशन मिलेगी नहीं, और घर वाले कभी राजनीति में जाने का प्रश्न नहीं हो, कभी उनकी इजाज़त मिलेगी भी नहीं। अब चूंकि दबाव इतना था कि मजबूरी में हाँ करना पड़ी। पहला चुनाव में माधव कॉलेज से लड़ा। पहले हम लोग समर्थक के रूप में भी रहे कुछ समय। स्पोर्ट्स में तो हमारा पूरा ग्रुप था, तो विद्यार्थी परिषद और जो एक एक्टिविटीज़ जो थी वो हमको आकर्षित करती थी, तो हमने
सपोर्ट के रूप में काम किया। जब सपोर्ट किया तो सबकी निगाह में आ गए जी। कि इनके पास एक बड़ा ग्रुप है जो काफ़ी अच्छे से है। फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर मुझसे कहा गया कि मैं आपको चुनाव लड़ना, मैंने मना कर दिया जी। कि भाई मुझे चुनाव लड़ना नहीं है। उस दरमियान विद्यार्थी परिषद ने रचनात्मक कार्य करने के लिए निर्णय लिया, तो सीधे इलेक्शन लड़ने के लिए ड्रॉप हो गई थी विद्यार्थी परिषद। तो वहाँ विद्यार्थी यूनियन NSCI विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी यूनियन से कट करके एक मोर्चा का गठन हुआ। जी। तो सबने, जैसे मैंने कहा, दबाव बनाया, लड़ना है। बिना परमिशन के हम चुनाव लड़ लिए, चुनाव जीत गए। अच्छा। हाईएस्ट वोट जीते, जो कॉलेज में प्रेसिडेंट को मिले उससे ज़्यादा वोट मिले। थोड़ा सा एनर्जी आ गई और बड़ा सर्कल मिल गया, तो लगा कि नहीं ये भी एक अलग से कुछ इसमें मतलब ताजगी है और छात्रों के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक मोमेंट के रूप में धीरे धीरे हम लोग तो और भी हम लोग संघर्ष करने की एक शैली वहाँ से हमें प्रारंभ हुई। तब तक हमारे परिवार को जैसे इलेक्शन हुआ, रिजल्ट हुआ, घर वालों की नाराजगी हुई, ये क्या तमाशा है। तो घर में अनुशासन तो था ही, पर चूंकि वो पहली बार जीवन में हमने कोई जानकारी दिए बगैर एक बड़ा निर्णय जो ले लिया था वो इलेक्शन लड़ने का। पर जब कुछ हमारे लोगों ने और हमारे सर्कल के लोगों ने, हमारे परिवार के अन्य लोगों ने कहा कि नहीं ठीक किया, ऐसा किया, तो हमारे परिवार में थोड़ी संतुष्टि हुई, तो हमको आगे बढ़ने, काम करने का एक फिर से अवसर मिला। फिर इलेक्शन लड़ाई, फिर इलेक्शन में हार गया। फिर हमने पूरी बहुत मेहनत की और फिर वही मोमेंटो छात्रों काम किया, तो हाईएस्ट वोट जीता मैं माधव कॉलेज में 1980, 2100 वोट। और 2100 वोट मतलब मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। अब वहां से हमारी बड़ी जो कहना चाहिए बड़ा दायरा पड़ गया। तो 1980 में एज ए चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह मेरी शपथ विधि समारोह में आए, लेकिन हमारा झुकाव शुरू से रहा सिंधिया परिवार के प्रति, और सिंधिया परिवार से ही हमारा मंगलनाथ मंदिर और सिंधिया स्टेट जुड़ा हुआ था। तो हमने अप्रोच की माधवराव सिंधिया जी से कि मैं कॉलेज के प्रेसिडेंट हूँ और एक स्मारक का विमोचन कर रहा है, उसमें आप चीफ गेस्ट को आपको आना है। तो वो बड़ा एक रोचक किस्सा भी है उस समय कि उन्होंने कहा भाई मैं पार्लियामेंट में बिजी हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा, ऐसा ऐसा ही। तो हमने बड़ी सोच करके ये प्लान किया था कि माधवराव जी की पत्नी का नाम माधवी राजे था, तो हमने अपनी पत्नी का नाम रखा माधविका। अब वो माधविका से हमने कहा कि महाराज आप कैसे नहीं आएंगे, आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे तुम लड़के लोग मुझे डरा रहे हो। मैंने कहा नहीं महाराज, हम नहीं डरा नहीं रहे, हम तो आग्रह कर रहे हैं आपसे। मैंने कहा पत्रिका है महाराज, ये माधविका और इन्हीं के नाम से विमोचन होगा, तो मैंने कहा महाराज आप ना कर देंगे क्या? महाराज खुल के यहाँ से जोर से आवाज लगाई, अरे सुनिए सुनिए भाई सुनिए, लड़के आए माधव कॉलेज के लड़के, और मुझे तुम घर में डराती हो, ये लड़के नहीं, इनको पता लगा मुझे बाहर भी डरा रहे हैं। तो बड़ा एक बड़ा रोचक किस्सा। तो उस वाकई से फिर वो आया उज्जैन, क्योंकि एक किसी कॉलेज की स्मारिका के लिए उस समय माधवराव सिंधिया का आना है थोड़ा मायने होता है, बहुत मायने। लेकिन वो हमारी उस थोड़ी सी होशियारी चतुराई से और जो था उससे वो क्रम बना, और क्रम बनकर फिर वो यहाँ आए माधव कॉलेज में। तो उन्होंने जब देखा कि सर्कल बड़ा है तमाम भाई जी, तो वो हमसे कनेक्ट हो गए, हम उनसे कनेक्ट हो गए, और फिर वहाँ से हमारा राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। तो वहाँ फिर मुझे दिग्विजय सिंह की सरकार में भूमि विकास निगम का चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष भी रहा मैं पार्टी का 10-11 साल, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और फिर मेरे को 95 से 98 तक रहा मैं निगम चेयरमैन, और 98 से 2003 फिर रहा मैं MLA। तो ये क्रम मेरे जीवन का राजनीतिक सफर का एक कम उम्र में बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैंने बखूबी जितना बेहतर हो सकता है मेरी अपनी क्षमता के मान से निभाने का प्रयास किया। और मुझे एक भी लांछन और कोई दाग, जैसे राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि भ्रष्टाचारी के आधार पर, तो वो भगवान की कृपा से कोई ऐसा दाग नहीं लगा कि जिससे मुझे कोई ऐसा लगे कि भाई ये मतलब नेताओं में ये इनके आचरण है। और वो आचरण सिर्फ इसी बात में है कि चूंकि हम लोग देवस्थान से जुड़े हुए थे, हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिए थे, और उस संस्कार की वजह से हम जितना
अच्छे से अच्छा कर सकते तो हमने वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। तो भगवान की कृपा रही कि लगातार जो है जनसेवा कार्य हम लोग किया, उसमें सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही। आपका जो सफल राजनीतिक सफर रहा है, उस बीच कभी आपको, जैसा कि आपने कहा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से बिल्कुल नहीं थी, और चूंकि परिवार के कुछ लोग नाराज भी थे जब आपने इसमें कदम रखा, बिल्कुल ठीक। इस सफर में कहीं पर कुछ ऐसा लगा आपको कि आपने सोचा हो कि मैं कहाँ राजनीति में आ गया, या मैंने राजनीति में आके बहुत अच्छा किया? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब घर के काम सफर होते हैं जी, तो मन में आते हैं कुछ बार कि अपने को ये तो जैसे घर की जिम्मेवारी नहीं कर पाते, जी, मंदिर में पूरा समय ठीक से नहीं दे पाते, खेती हमारी आधार थी तो खेती में हम पूरा जो है थोड़ा बहुत समय जो हम पहले देते थे वो नहीं दे पाते, घर में कोई आवश्यक काम हो तो उसमें हमारी कोई मतलब हिस्सेदारी भी लगभग ना के बराबर होती। तो जब वो हमसे क्रॉस करते कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी भूमिका तो घर के लिए 1% भी नहीं, तो वहाँ थोड़ा ठहराव लगता था और वहाँ लगता था कि क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा मन में लगता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा उससे बाहर निकलते तो जो लोगों की अपेक्षाएं रहती है हमसे, तो घर वालों से ज़्यादा अपेक्षाएं पब्लिक की रहती है, तो फिर वो हमारे लिए प्राथमिकता पब्लिक की हो जाती है। तो वो सफ़र तो हर राजनीतिक व्यक्ति जो भी होगा सार्वजनिक जीवन में, उसको इस दौर से तो गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि कई पारिवारिक समारोह हैं, कार्यक्रम हैं, व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो सब आपको छोड़ना पड़ती है, और अनेकों ऐसे अवसर हैं जिसमें आपकी भागीदारी की आवश्यकता है लेकिन आप नहीं दे पाते। तो ये आपको निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में इसकी तो आहुति होगी ही, अगर आपको वास्तव में सार्वजनिक जीवन आपने जिया है, और सार्वजनिक जीवन में आप जनप्रिय लोकप्रिय जो शब्द जुड़ता है राजनेता के साथ में, वो तभी होगा जब उसकी तकलीफ में आप खड़े हैं, उसकी परेशानी में आप दिख रहे हैं, आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं, आपके प्रयास पूरी ईमानदारी से हुए हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आप लोगों के मन में जगह नहीं बना सकते। तो ये जरूर थोड़ा सा फासला रहता है, और ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और होना भी चाहिए अगर सार्वजनिक जीवन में आप काम करते हैं। चूँकि आप इतने सफल व्यक्तित्व के रूप में आज उज्जैन में हैं, और सफलता के पीछे कहीं ना कहीं बहुत कठिन परिश्रम भी होता है, किसी को सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि लोगों को दिखता है कि आप उतने सफल हो गए, लेकिन उसके पीछे का परिश्रम उन्होंने कभी नहीं देखा। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि जिसमें आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आपने हार कभी नहीं मानी? देखिए, ऐसे अवसर तो कई बार आए। हम लोगों ने जैसे बताया कि हम लोगों के पहले छात्र जीवन की शुरुआत में मूवमेंट के रूप में उस वक्त राजनीति हुआ करती थी, आंदोलन करके ही राजनीति अपनी नेतृत्व क्षमता के आधार पर वो सर्वमान्य लीडरशिप दिखाई देती थी। 36 मुकदमे हम पे लगे, और वो लगे क्यों? आंदोलन से सरकार के खिलाफ भी हो, या सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको छात्रों के लिए लड़ना है, संघर्ष करना है, आंदोलन करना है, तो इन सब चीज़ों से बाधा के रूप में आपको शेयर करना पड़ेगी। तो जब आप बंद होंगे, आपकी गिरफ्तारी होगी, आप जेल में जाएंगे, तो घर वाले भी सफ़र करते हैं और सब लोग सफ़र करते हैं। तो उस सफ़र के दरमियान में वो कष्ट भी होता है। तो इन कष्टों से निकलना, उसमें धैर्य बनाए रखना, ये एक बहुत ही कठिन समय की परीक्षा की घड़ी होती है। और ये अवसर एक बार नहीं, अनेकों बार हो गया। तो एक बार हो गया तो ठीक बात, दोबारा फिर हो गया, तो दोबारा हो गया तो ठीक है, तीसरी बार भी हो गया। तो ये लगातार होता रहा, और लगातार होते हुए बीच में आप अपनी जो भी आपकी गति है उसको आपने कभी ब्रेक नहीं किया। तो ब्रेक नहीं किया, हमने समझौता नहीं किया। जब समझौता नहीं किया तो हम अपने जिस स्थान में हमको जाना चाहिए था, हमको इस बार हमको पहुंचा है। वही मार्ग हमें प्रशस्त करता है, वो संघर्ष का मार्ग ही आने वाले लक्ष्य को स्वतः ही पहुंचाएगा। आप चाहें ना चाहें, वो पानी का फ्लो है, वो आपको वहाँ पहुंचा के छोड़ देगा। तो हमें उस मापदंड पे ईश्वर ने हमको मौका इसलिए दिया ना, तभी तो हम लोगों के बीच में हम खड़े उतरे, वो मादा वहीं से मिला। एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि राजनीति में आप थे, और इस बीच में जब आपका विवाह संपन्न हुआ, तो उसके बाद आपकी श्रीमती जी ने या आपके बीच इस क्षेत्र को लेके कभी कुछ ऐसा मतभेद या एक उनका पूरा सपोर्ट आपको मिला है? या भगवान की कृपा से
मैं समझता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ। जी। मेरी सगाई 3 साल रही अच्छा। और 3 साल जनरली होती नहीं रहती नहीं है। तो इस 3 साल के बीच में मुझे समझने का उन लोगों को और बहुत अवसर मिला। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम आंदोलन में तमाम बोले भाई आपके रिश्ता किया वो तो जेल में बंद हो रहे हैं, जी। तो ऐसा हो रहा है, कहाँ तुमने मतलब ऐसा लोगों के साथ रिश्ता किया है। तो उस कच्चे समय में भी हमारी जो है मजबूत डोर बनी रही। फिर विवाह के बाद भी क्योंकि मेरी सारी चीज़ें से तो वाकिफ थी, जी। तो उनका मानस कुदरत ने भगवान ने बना दिया था कि ये तो अपने शर्तों पे ही इनका आना है, अपने शर्तों पे जाना है। तो तब भी मैं जाता था तो रात के 12 और 1 के पहले 2 के पहले कभी घर पहुंचा नहीं। और सुबह मंदिर की पूजन में मुझे शामिल होना ही होना, तो वो भी पता है, तो वो मेरे पहले उनको भी उठना है। मैं स्नान करके पूजन करके जब पहुंचूंगा तो वहाँ मुझे चाय और जो भी नाश्ता पानी हमारी माँ और हमारे फादर, तो एक कमरे में हम 2 कमरे थे मंदिर, एक में हम दोनों रहते थे और एक में बहन जी महाराज और हमारी माता जी रहती थी। तो उनका भी मतलब जल्दी उठने की आदत थी और हमारी तो थी ही, उनकी डर की वजह से कि हमको सुबह पूजा में होना है, अगर पूजा में शामिल हो गए तो दिन भर माफ। तो वो सब चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निर्वहन किया, कभी टकराहट नहीं हुई। तो भगवान की कृपा से आज भी वैसे ही चल रहा है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। भारत विक्रम पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारे समाज जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपेक्षाओं से जीवन को कभी नहीं डालना चाहिए, कर्तव्य के साथ में जीवन जिए और अपनी अपेक्षाओं को अपने आदर्श मूल्यों से बढ़ करके कभी भी जीने की आदत न डालें। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं होती है और अपेक्षाओं के बगैर आदमी आगे बढ़ता भी नहीं है। मैंने वही फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि उन अपेक्षाओं के बीच में हमारे कर्तव्य को पहले रखें और फिर आगे बढ़ें। आप जब तक संतुलन बना करके तुलनात्मक ये तय नहीं करेंगे कि मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए, तो वास्तव में मैं उतना परिश्रम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे जिस व्यक्ति से जो मेरी डिमांड है, जो मेरी मांग है, तो मेरा उस चीज़ को मांगने का अधिकार है या नहीं है, और अधिकार है तो कितना अधिकार है। जब तक ये हमारी पीढ़ी आज की ये बात को नहीं समझेगी तो मैं नहीं समझता कि हम किसी भी चीज़ पर न्याय करेंगे। वन साइड इनकमिंग नो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप हमारे समाज में हम सभी के समक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, और आपने सामान्यतः वही प्रश्न किए और वही बातें हुई जो आज समाज के बीच में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।